हे दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक बड़ी सी शिप में पैसिफिक ओशियन पार कर रहे हो, किसी एक देश से किसी दूसरे देश में जा रहे हो। आप व्यू एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट फिर अचानक से तूफान आ जाता है, बहुत ही भयंकर वाला तूफान, जिससे शिप बहुत ज्यादा हिलने लगती है। एक एक्सीडेंट हो जाता है और शिप डूब जाती है। अब शिप डूब रही है, बट फिर लकीली आपको एक लाइफ बोट मिल जाती है जिसपे आप चढ़ जाते हो। बट इस बड़े से तूफान में पैसिफिक ओशन के बीचों बीच दूर दूर तक नीला नीला पानी, जमीन का नामो निशान नहीं। अब आप ऐसे सिचुएशन में कितना सरवाइव कर पाओगे? कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने? आंसर करने से पहले ये वाला ट्विस्ट भी सुन लो। बोट पे आप अकेले नहीं हो, वहां पे एक भूखा खूंखार बंगाल टाइगर बच के कहीं छिप गया था, वो भी आपके साथ उस बोट पे आ गया है। अब बताओ ऐसे सिचुएशन में आप कितना ही सरवाइव कर पाओगे? वेल, आज जो मैं स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं ना, वो एक 16 साल के लड़की की है जो ऐसी किसी सिचुएशन में फंस चुका था, और वहां फंसने के बाद वो एक दो दिन नहीं बल्कि टोटल 227 डेज तक टिका हुआ था। उसने वो सिचुएशन सरवाइव करी। अब देखो, हाँ, ये जो मैं स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ कोई रियल स्टोरी नहीं है, फिक्शनल स्टोरी है, बट ट्रस्ट मी, ये स्टोरी धमाकेदार है। ऐसी थोड़ी ना, जब इस बुक की कहानी के ऊपर मूवी बनी लाइफ ऑफ पाई, तो ऐसी नहीं उसको 4 ऑस्कर्स मिल गए। सच बोल रहा हूं ना, इतनी धमाकेदार और इतनी जबरदस्त कहानी है इसकी, जिसका एंड तो माइंड ब्लोइंग है। प्लस जैसे कि इलॉन मस्क भी बोलता है ना, फिक्शनल स्टोरी से भी ना आप बहुत सारे लेसन सीख सकते हो। इवन इलॉन मस्क की वन ऑफ द फेवरेट बुक है द हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी, जिसने उन्हें बहुत ज्यादा इंस्पायर किया बड़े बड़े काम करने के लिए। वैसे आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उसको फिक्शन समझ के उसकी वैल्यू कम मत करना। बहुत पावरफुल स्टोरी है, जिससे आपको कई सारे इंटरेस्टिंग लाइफ लेसन मिलेंगे, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। कहीं ना कहीं जिंदगी में ना हमारे लिए उस बड़े से पैसिफिक ओशन जैसी है, जिसके अंदर हम फंस चुके हैं काइंड ऑफ, और जैसे तैसे करके सर्वाइव कर रहे हैं। और कैसे हम इस रियल लाइफ में भी सर्वाइव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी कई सारे लेसन इस स्टोरी से आपको सीखने मिलेंगे। इस स्टोरी को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका लास्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मत मिस करना, क्योंकि उसमें ही सारा आप बोल सकते हो क्लाइमैक्स आता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। पार्ट 1, पौंडीचेरी। कहानी स्टार्ट होती है इंडिया की एक सिटी से, जिसका नाम है पौंडीचेरी। एक कैनेडियन राइटर होता है जिसने बहुत मेहनत से अपनी नॉवल तैयार करी होती है, बट वो नॉवल काइंड ऑफ फेल हो गई होती है। वो बहुत गरीब हो गया होता है, जिसके वजह से वो इंडिया आता है ताकि वो कम पैसों में सर्वाइव कर सके, और उसको लगता है कि इंडिया में उसे कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल सकती है। ऐसे ही वो साउथ इंडिया में घूम फिर रहा ही होता है, कोई स्टोरी ढूंढ रहा होता है। तभी एक दिन उसे एक कैफे में मामा जी मिलते हैं। मामा जी जब कैनेडियन राइटर को देखते हैं, उसे परेशान देखते हैं, तो उससे बातें करते हैं। बातें करते करते कैनेडियन की कहानी उन्हें पता चलती है, कैसे वो एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी ढूंढ रहा है। तब मामा जी उन्हें बोलते हैं कि मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग एडवेंचरस स्टोरी है, जो सुनने के बाद तुम्हारा ऊपर वाले पे ना विश्वास बढ़ जाएगा। नाउ राइटर को लगता है कि यार ये कोई पुरानी रिलीजियस कहानी सुनाएंगे, तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे रिलीजियस कहानी नहीं सुननी है। तब मामा जी बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत पुरानी स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ 20 साल पुरानी कहानी है, और ये पौंडीचेरी की ही कहानी है, तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। और कहानी है पाए की। राइटर पूछता है पाए? वो बोलता है पाए मेरा रिलेटिव है, मैं उसका मामा हूँ, ये उसकी ही कहानी है। और सच बोल रहा हूँ, वैसे तो मैं चाहूँ तो तुमको पूरी स्टोरी मैं खुद सुना सकता हूँ, बट मैं चाहूंगा तुम पाए की कहानी उसके मुंह से ही सुनो, क्योंकि जितने अच्छे से वो बता सकता है उतना अच्छे से मैं नहीं बता सकता। नाउ राइटर जो होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज तो जरूर होता है, बट क्योंकि उसके पास खोने के लिए ज्यादा चीजें होती ही नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं चलो ट्राई मार लेते हैं। वो कनाडा चले जाता है पाए से मिलने, पाए पटेल। पाए पटेल से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअल में पाए का जो असली नाम है वो है पाइसीन मॉलिटेर पटेल, जो उनके मामा जी ने ही रखा था। बात ये थी ना कि मामा जी बहुत अच्छे स्विमर थे, ब्रॉड चेस्ट, पतले पैर, जो स्विमिंग के लिए बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्हें स्विमिंग बहुत पसंद थी, जो वो पाए को भी सिखाते थे। ऐसे ही वो एक बार फ्रांस में जब गए थे, वहां पे एक स्विमिंग पूल था पाइसीन मॉलिटेर नाम का, जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। वहां के लोग बड़े ब्यूटीफुल थे, इसीलिए उसके बारे में मामा जी ने अपने भाई को बताया, जो बेसिकली पाए के फादर थे। और पता नहीं क्या रीजन था, बट वो इस चीज से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपने बेटे का नाम ही पाइसीन मॉलिटेर रख दिया। नाउ पाए बोलते हैं ना कि मेरा नाम बहुत ही अलग था, इंडिया में कोई ऐसा नाम नहीं रखता है, इसीलिए बच्चे मेरा मजाक भी बहुत उड़ाने लग गए। वो पाइसीन को पिसिन पिसिन बोलने लग गए, बेसिकली पेशाब। उनका बहुत मजाक उड़ता था, इसीलिए पाए ने फिर एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक बार एक स्टंट किया। उन्होंने जो पाए होता है ना, न्यूमेरिक नंबर, उसके जो आगे के डिजिट्स होते हैं वो सारे बहुत ज्यादा याद करना चालू करे और बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर दिया। एक एक करके वो पाए के आगे के नंबर लिखने लग गए, जिसके वजह से सारे बच्चे उसे देखने लग गए। बिना किताब देखे पाइसी ने इतने सारे पाए के डिजिट्स लिख दिए थे ना कि वो बहुत इंप्रेसिव चीज साबित हुई। टीचर्स, प्रिंसिपल, सारे स्टूडेंट्स उसे देखने लग गए, और वहीं से पाइसीन का नाम फिर पाए पड़ गया। अब पाए का जो बचपन था ना, वो काफी इंटरेस्टिंग था। पाए के जो फादर थे वो एक जू के मालिक थे, जू के नहीं, एटलीस्ट जो जू में एनिमल्स थे ना, उसके मालिक थे। वहां पे एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, मंकी, शेर और भी कई सारे जानवर उस जू में थे जो पाए के फादर के थे।
उनके फादर काफी अच्छे बिजनेसमैन थे, एक समझदार इंसान थे, बट वो रिलीजियस नहीं थे। ऑन द अदर हैंड उनकी माँ जो थी वो रिलीजियस थी। पाए भी बचपन से बहुत क्यूरियस थे, क्रिएटिव बच्चा होता है ना जो हमेशा सवाल पूछता है, वैसे टाइप के इंसान थे। पाए को बचपन से रिलीजन में काफी इंटरेस्ट था। उनका खुद का रिलीजन हिंदुइज्म, फिर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, वो सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा फॉलो करते थे। उनको कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में कुछ डिवाइन पावर लगता था बचपन से ही, और इसीलिए वो सारे रिलीजन को थोड़ा थोड़ा फॉलो करते थे ना। इसके ऊपर उनके जो फादर थे वो कई बार पाए का मजाक उड़ाते थे, बट पाए के अंदर कुछ तो एक बात थी, उन्हें रिलीजन ये चीज बहुत पसंद थी। इसके साथ साथ पाए को जानवर भी काफी पसंद थे। खास तौर पे उनके जू में एक शेर था जिसका नाम था रिचर्ड पार्कर। बात ये थी ना कि जो इंसान ने उस शेर को लेके आया था जू में, उसका नाम और शेर का नाम अदला बदली हो गया था, जिसकी वजह से उस दिन से उस शेर को लोग रिचर्ड पार्कर बोलने लग गए ना। ये रिचर्ड पार्कर है ना, पाए को बहुत फैसिनेटिंग लगता था। उसने कई बार देखा था कि कैसे जो जू कीपर था वो शेर को खाना खिलाता था। एक दिन क्यूरियोसिटी में पाए गोश्त का टुकड़ा लेके उस टाइगर के पास चले जाता है और उसे खिलाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से उनके फादर आ जाते हैं, जो ये चीज देख के बहुत गुस्सा होता है। तब वो पाए को एक लेसन सिखाते हैं। वो जबरदस्ती उसको उधर खड़ा रखते हैं और जो जू कीपर होता है उससे एक बकरा मंगवाते हैं। पाए के सामने वो बकरे को वहां पे बांधते हैं। उनकी माँ के मना करने के बाद भी वो उसे दिखाते हैं कि जो जानवर है वो कैसा जंगली है, वक्त आने पे वो पाए को भी खा सकता है। जबकि पाए की जो सोच बच्चे वाली ऐसी थी कि यार शेर में भी तो जान होती है, वो भी मासूम होता है। उसे शेर की आंख में मासूमियत दिख रही थी, जबकि उनके फादर ने उस मासूमियत को खत्म होते हुए उसे दिखा दिया कि शेर मासूम नहीं है, वो एक जंगली जानवर है जो वक्त आने पे उसे भी खा लेगा ना। ये इंसिडेंट के बाद पाए थोड़ा जानवर से दूर रहने लगता है, बट अभी भी उसे जानवरों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो अपने फादर से, जू कीपर से बहुत सारी चीजें जानवरों के बारे में सीखता रहता है कि उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए, वो कैसे टाइप के होते हैं, सारी चीजें। प्लस वो साइड बाय साइड अलग अलग रिलीजन भी फॉलो करता रहता है, कभी हिंदुइज्म की चीजें, कभी क्रिश्चियनिटी की, कभी इस्लाम की चीजें। ये सब चल ही रहा होता है। तभी 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लग जाती है, और इस वजह से फाये के जो फादर का जो बिजनेस होता है जू वाला, वो बहुत घाटे में जाने लगता है। जिसके बाद उनके फादर डिसाइड करते हैं सारे जो जानवर है जू के उसे ले लेंगे और कनाडा चले जाएंगे। वहां उन्हें इस जानवरों का काफी अच्छा दाम मिलेगा, जिससे वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं कनाडा में ना। ये चीज पाए को जरा भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि बात ये होती है ना कि पाए को एक लड़की से प्यार हो गया होता है इंडिया में ही। बट क्या कर सकते हैं, वक्त ऐसा बुरा चल रहा होता है कि उन्हें इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ता है। पार्ट 2, द ट्रेजेडी। एक सिम्पसन नाम की जापानीज कार्गो शिप होती है जिसके अंदर फाये की फैमिली अपने जानवरों को लेके जा रही होती है कनाडा। अब जानवरों को सी सिकनेस ना हो, इसीलिए उन्हें ड्रग्स और ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते हैं ताकि वो कुछ दिनों तक सुस्त रहे या बेहोश रहे, ताकि उनको ट्रैवलिंग का जो भार होता है वो सहना ना पड़े ना। उस शिप में कई सारे अलग अलग लोग होते हैं, बट 2 लोग उस शिप में काफी खास होते हैं। दरअसल बात ये होती है ना कि उस शिप में जो खाना मिल रहा होता है वो पूरा नॉनवेज होता है, लिवर, गुर्दा और मछलियां, ये सारी चीज जो बनाता है एक फ्रेंच कुक। बट बात ये होती है ना कि जो पाए होता है और उनकी माँ होती है वो प्योर वेजिटेरियन होती है, इसलिए जब खाना मिल रहा होता है तो वो फ्रेंच कुक से बोलते हैं कि हमें कुछ वेजिटेरियन दे दो अगर है तो। बट वो फ्रेंच कुक उस बात का मजाक उड़ाने लगता है। इनफैक्ट मजाक भी नहीं, वो बहुत रूडली तरीके से इंडियंस के बारे में भला बुरा बोलने लगता है, उनके बारे में भला बुरा बोलने लगता है कि ऐसा खाना खाना है तो आप इधर आए क्यों, आना ही नहीं चाहिए था। तब पाए के फादर का उस फ्रेंच कुक से झगड़ा हो जाता है। तभी वहां पे एक जापानीज बुद्धिस्ट होता है, वो उनको आके बोलता है कि आप लोग कुछ खा लो, और उन्हें समझाता है बेसिकली कि आप ग्रेवी और राइस खा लीजिए, मैं भी यहाँ पे यही खाता हूँ। बेसिकली वो जो बुद्धिस्ट होता है ना वो काफी शरीफ होता है, अच्छा होता है, बट उनकी माँ और पाए वो भी नहीं खाता है। वो जाके जानवरों के लिए जो खाना होता है, जानवरों के खाने में जो केले होते हैं, वो उससे ही कैसे अपना पेट भरते हैं ना। ऐसी कुछ टाइम निकल जाता है, फिर उनकी शिप पहुंच जाती है मैरियाना ट्रेंच के पास, जो आपको पता ही होगा बहुत गहरी जगह है समुद्र की। वहां से जब उनकी शिप जा रही होती है तभी अचानक से बहुत तेज तूफान आने लग जाता है। ये तूफान इतना तेज होता है कि कुछ मिनट में ही पूरा शिप पानी से भरना स्टार्ट हो जाता है, एक एक्सीडेंट की वजह से। हर जगह पे हल्लाकार मच जाता है ना। वो जो पाए होता है ना, मैंने जैसा बताया, वो बहुत क्यूरियस टाइप का बंदा होता है, इसीलिए तूफान ज्यादा होने से पहले ही वो अपने रूम से बाहर आके तूफान को एंजॉय करने लगता है बाहर आके। बट फिर वो देखता है कि तूफान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब शिप डूबने लग रही है। वो ट्राई करता है अपनी फैमिली के पास वापस से जाने का, बट पानी इतना भर गया होता है कि उसकी फैमिली उसे नहीं मिलती है। वो रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी कुछ लोग जो वहां पे होते हैं, जो उसे जानते हैं, वो बुद्धिस्ट, वो जबरदस्ती पाए को लाइफ बोट पे डाल देता है। पाए चिल्लाता है अपने भाई के लिए, अपने बाप के लिए, बट क्योंकि टाइम नहीं होता है इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर पाते। वो लाइफ बोट को नीचे उतार ही रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि कई सारे एनिमल भी केज तोड़ के बाहर निकल गए हैं।
जिसमें से एक एनिमल ज़ीब्रा ऊपर से छलांग मारता है और लाइफ बोट में कूद जाता है, जिसके वजह से उसकी टांग टूट जाती है, जिसके वजह से फिर वो अचानक जो लाइफ बोट ऊपर रहता है वो धाड़ से नीचे गिरता है समुंदर में। ना तूफान में ऊपर नीचे इतना ज्यादा हलचल होती है जिसके वजह से पाए पानी के अंदर गिर जाता है। और पानी के अंदर जब वो गिरता है और आंखें खोलता है तो देखता है पूरी शिप पानी के अंदर डूब चुकी। एक टाइम के लिए वो एकदम फ्रीज हो जाता है वहां पे, क्योंकि उसके घर वाले, उसका परिवार उस शिप में ही है। वो सारे जानवर जिससे वो इतना प्यार करता था वो शिप में ही थे और वो अकेला यहाँ पे पानी में। बट फिर पता नहीं उसके अंदर अचानक से हिम्मत आती है और वो उस लाइफ बोट के ऊपर जाके चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद वहां पे बेहोश हो जाता है। पार्ट 3, द पैसिफिक। सुबह जब वो उठता है तो सामने ही वो देखता है अपनी बोट में टूटी हुई टांग वाला ज़ीब्रा, एक ओरेंगेटन जिसे वो ऑरेंज जूस प्यार से बोलता है। बेसिकली वो एक मंकी होती है, वो उसके सामने होते हैं ना। जो ओरेंगेटन मंकी होती है उसकी भी फैमिली उससे छूट चुकी होती है, इसलिए वो रो रही होती है। पाए भी रो रहा होता है, वो जोर जोर से चिल्लाता है, पुकारता है, बट दूर दूर तक कुछ नहीं होता सिवाय पानी के। वो लोग अकेले उस लाइफ बोट में होते हैं न। इस चीज का सदमा वो बर्दाश्त कर ही रहा होता है कि कैसे वो अपनी फैमिली से पूरा अलग हो चुका है, कैसे उसकी फैमिली के लोग शायद अब मर चुके हैं। तभी वहां पे एक हाइना आता है जो ट्रैंक्विलाइजर की वजह से थोड़ा नशे में होता है, बट वो पाए पे हमला करने की कोशिश करता है, बट उसके पैर इतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। इसलिए हाइना फिर वो जो टूटी हुई टांग वाला ज़ेब्रा है उसके ऊपर अटैक कर देता है। पाए क्योंकि पूरा वेजिटेरियन होता है, वो किसी की जान लेने में विश्वास नहीं रखता है, इसलिए वो ट्राई करता है कि हाइना को मारे। ओर्स, चप्पू जिसे बोलते हैं ना, जिससे लाइफ बोट चलती है, वो उसे लेता है और हाइना को मारने की कोशिश करता है। नए जो ओरेंगेटन होते हैं ना, वो भी हाइना को मारता है, ज़ीब्रा को बचाने की कोशिश करता है, बट हिलो की कोशिश के बाद भी हाइना ज़ीब्रा को मार डालता है और उसे खाने लगता है। इसके कुछ टाइम बाद वो जो हाइना होता है वो उस ओरेंगेटन पे भी हमला कर देता है। अब इस बार अगेन पाए पूरी कोशिश करता है उस ओर्स से, उस लकड़ी से हाइना को खत्म करने की, और मारता भी है वो, बट वो ओरेंगेटन को भी नहीं बचा पाता। ओरेंगेटन भी मर जाती है। ऐसी खतरनाक चीजें हो रही होती है, तभी उस बोट में ना जो कवर्ड हिस्सा होता है जिसके ऊपर पाए खड़ा हुआ होता है, उसके नीचे से ही अचानक से रिचर्ड पार्कर निकलता है और वो हाइना को मार डालता है। वो बंगाल टाइगर जो शायद अभी तक ट्रैंक्विलाइजर की वजह से बेहोश पड़ा हुआ था अंदर, वो भी उस बोट में होता है। ये चीज देख के पाए के पसीने छूटने लग जाते हैं। वो डरता है कि अब क्या होगा, क्योंकि रिचर्ड पार्कर तो आराम से उसे मार सकता है ना। इसी बीच पाए की नजर है ना उस ढके हुए हिस्से पे पड़ती है जहाँ पे वो होता है। नहीं, जो बंगाल टाइगर होता है वो पाए के ऊपर भी अटैक करता है, बट क्योंकि पाए थोड़ा ऊपर के हिस्से में होता है, कपड़े जैसा कुछ हिस्सा होता है, उस पे वो शेर ट्राई करके भी चढ़ नहीं पा रहा होता है। शायद से ट्रैंक्विलाइजर का असर अभी भी होता है उसके ऊपर, प्लस उसके नाखून बार बार उधर फंस जाते हैं। तभी पाए क्या करता है कि वो ढके हुए हिस्से का थोड़ा हिस्सा खुल जाता है, तो वो नीचे देखता है तो उसमें बहुत सारे लाइफ बोट्स होते हैं, सर्वाइवल गाइड होती है, बुक होती है। वहां पे उसे और लकड़ियां मिलती है। लाइफ बोट की हेल्प से, लकड़ियों की हेल्प से वो एक छोटा सा राफ्ट बना लेता है, जिसे वो बाहर फेंकता है और रस्सी से बांध देता है। बेसिकली इससे क्या होता है कि जो शेर है वो उस बड़े बोट में रहता है और ये छोटे से बोट जो रिचर्ड पार्कर ने बनाया है वो उसके सहारे वहां से दूर थोड़ा रहने लगता है न। ये दूरी की वजह से उसे थोड़ी हिम्मत आने लगती है कि चलो अब थोड़ा बचे रहूंगा। इसके बाद वो सर्वाइवल बुक को पढ़ने लग जाता है और लकीली वो देखता है तो उस बोट में ही उसे 1 महीने का खाना और ऐसी कुछ बेसिक चीजें का स्टॉक उसे मिल जाता है। बट बात ये होती है कि रिचर्ड पार्कर उसी बोट पे होता है जहाँ पे ये सारे सप्लाईज होते हैं। 1 दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, जिसके बाद फाइनली रिचर्ड पार्कर बाहर आता है। बाहर आकर वो पूरे बोट पर घूमता है, जोर से दहाड़ मारता है। वो उसे अपनी पूरी नॉलेज के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना स्टार्ट करता है। सीटी से वो ट्रेन करता है। वो बोट के डायरेक्शन को ऐसा करता है कि जब भी वेव्स आती है तो वेव्स जब जब भी लगती है तो वो शेर को गंदा फील कराती है। प्लस वो सीटी बजाता रहता है जब भी वेव्स उस बोट को टेढ़ा मारती है, तो इससे कहीं ना कहीं उस शेर की कंडीशनिंग होना चालू होती है। वो सीटी से कहीं आप बोल सकते हो कंट्रोल होना स्टार्ट होता है। और ये जो ट्रिक्स होती है वो कई बार लोग जू में और एनिमल को कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं, जिसके बारे में थोड़ा बहुत सर्वाइवल किट में भी बताया गया था। वो वही सारी टेक्निक्स को अप्लाई करना चालू करता है और धीरे धीरे टाइगर को ट्रेन करना स्टार्ट करता है। पाए शेर की तरफ चिल्लाता है, उसे डराता है और उसे ट्रेन करता है। अब देखो बात ये थी ना कि क्योंकि ये जो टाइगर था वो एक्चुअल में जू वाला टाइगर था, इसीलिए वो थोड़ा बहुत ट्रेन भी हो जाता है। जिसे थोड़ा ट्रेन करने के बाद फाइनली वो उस बोट में जाता है और वहां से बहुत सारा सामान लेता है और सारी चीजों को लेके अपनी छोटी वाली बोट पे आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में एक चमक, एक विश्वास आ जाती है कि बस अब तो मैं कैसे भी कुछ दिन यहाँ पे सर्वाइव कर लूंगा और कोई ना कोई तो मुझे बचाने आ जाएगा। रिचर्ड पार्कर वो मेन बोट पे रहेगा और वो राफ्ट पर। अब इतने सारे सामान में उसे एक पेंसिल और नोटबुक भी मिल जाती है, जिसमें वो अपनी सारी जो भी चीजें उसके साथ हो रही होती है उसे भी वो लिखना चालू कर देता है। अब 5 से 6 दिन ऐसे ही मजे से निकल जाते हैं, बट फिर प्रॉब्लम आती है।
क्योंकि पाए के पास तो बहुत सारा खाना होता है, लेकिन अब रिचर्ड पार्कर, जिसे डेली सरवाइव करने के लिए कई किलो गोश्त चाहिए होता है, वो नहीं मिलता है। इसलिए अब वो भूखा होने लगता है, वो बेचैन होने लगता है। इसके बाद फिर शेर मछलियों को देखता है पानी में और जम करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। वो उसे पकड़ तो नहीं पाता है, बट इस चक्कर में वो उस बोट से बाहर आ जाता है। जिसके बाद जब रिचर्ड पार्कर वापस बोट पे जाने का ट्राई करता है तो बहुत ट्राई करने के बाद भी वहां नहीं जा पाता। यही मौके का फायदा देखते हुए पाए क्या करता है कि उस बड़ी बोट पे चले जाता है और जो राफ्ट होती है उसे भी वो ऊपर ले लेता है। बेसिकली वो क्या चाहता है कि रिचर्ड पार्कर जो शेर है वो पानी में डूब के मर जाए। ये बहुत अच्छा चांस होता है रिचर्ड पार्कर को मार डालने का। अब इसके बाद वो जो शेर होता है वो पानी में ही तड़प रहा होता है, वो ऊपर आने की बहुत कोशिश कर रहा होता है पर वो नहीं आ पाता है। ना इस टाइम पे वो लकड़ी लेता है और सोचता है रिचर्ड पार्कर को मार डाले, बट जैसे ही वो उसे मारने जाता है उसे उस जानवर की आंखों में वही मासूमियत दिखती है जब पहली बार उसे दिखी थी। अगले ही पल उसे वो भी याद आता है कि कैसे ये शेर है जो जब चाहिए उसे मार सकता है, बट फिर भी उसे अपने डैड के लेसन को पीछे छोड़ते हुए लैडर जैसा बना देता है शेर को देने के लिए। नौ शेर वैसे तो जंगली जानवर ही होता है, बट शेर को कहीं ना कहीं ये चीज भी समझ में आ जाती है कि कैसे पाए ने उसकी जान बचाई है। इसके बाद ऐसा नहीं होता कि वो लोग दोस्त बन जाते हैं, अभी भी वो जंगली जानवर ही है और पाए एक इंसान है जिसे वो जब चाहिए तब खा सकता है। इसलिए अगेन वो रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करना स्टार्ट करता है डंडी से, विसल से, जैसा बुक में बताया गया होता है। जैसे जंगल में कैसा होता है, एक जानवर की एक टेरिटरी होती है कि उस टेरिटरी से वो दूसरे टेरिटरी में नहीं आ सकता है, वैसे ही वो टाइगर की टेरिटरी डिफाइन करता है उसे सिखा के, और खुद की टेरिटरी डिफाइन करता है कि ये मेरा इलाका है और वो तेरा इलाका है। ऐसे धीरे धीरे दोनों सरवाइव करने लग जाते हैं बोर्ड पे। बेसिकली आप बोल सकते हो पाए भी ना ये सारे सिचुएशन को फेस करते करते पाए भी एक शेर जैसा बन गया होता है, ऐसा शेर जो रिचर्ड पार्कर को भी डरा सकता था। सब कुछ ऐसे अच्छा चल रहा होता है, बट फिर एक दिन एक बड़ी सी हम्प वेल पानी से निकलती है जो देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट फिर जब वो वेल वापस से पानी में जाती है छपाक करके तो उससे एक बहुत बड़ी वेव आती है और उस वेव की वजह से वो जो राफ्ट होता है जिसमें बहुत सारा खाना होता है वो सारा खाना गिर जाता है। पाए भूख प्यास से तड़प रहा होता है, वो एक रिलीजियस इंसान होता है, वेजिटेरियन होता है, बट अब सर्वाइव करने के लिए उसे कुछ तो खाना पड़ेगा। तभी क्या होता है कि बहुत सारे फ्लाइंग फिश होती है ना, वो आके बोट पे गिरने लग जाती है और वहीं पे एक बड़ी फिश भी आ जाती है जिसके ऊपर शेर रिचर्ड पार्कर हमला करके उसे बड़ी फिश को लेने जाता है, बट लकड़ी से चिल्ला के जो पाए होता है वो शेर को डराता है और वो बोलता है कि ये मछली मेरी है। जिसके बाद पाए कच्ची मछली खाता है रोते हुए। वो ऊपर वाले का शुक्र करता है कि आपने ये मछली बन के आए और मेरी जान बचाई आपने। ये सारी चीजें हो ही रही होती है जिससे थोड़ा बहुत सर्वाइवल हो रहा होता है, बट रिचर्ड पार्कर और पाए दोनों इतने पतले हो जाते हैं कि बस जैसे कभी भी मर जाएंगे। पाए बहुत रोता है। ये पूरी जर्नी में पाए बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें देखता है, बहुत ब्यूटीफुल व्यूज उसे दिखते हैं, बट अब बहुत हो जाता है। अब वो लोग इतने पतले हो जाते हैं कि वो लोग खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तब पाए रोते रोते रिचर्ड पार्कर के सर को अपने लैप पे रखता है, आई एम सॉरी बोल के उसे रोता है और बेहोश हो जाता है। बट फिर कुछ टाइम बाद जब पाए की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका बोट है ना एक आइलैंड पे आके फंस चुका है। ये आइलैंड पूरा हरी भरी चीजों से भरा होता है, एल्गी से। तो वो खुद उठता है और जाके वहाँ पे जो प्लांट होते हैं, जो अजीब से फ्रूट होते हैं, वो उसे खाना चालू करता है जो उसे टेस्टी लगता है। बहुत सारे मियरकैट्स उसे उस आइलैंड पे मिलते हैं। रिचर्ड पार्कर उन्हें ही खा रहा होता है। यहाँ पे उन्हें जी भर का खाना मिल जाता है और वहाँ पे वो देखता है तो पानी का एक पॉन्ड भी होता है जहाँ से पाए खूब सारा पानी पीता है, अच्छे से खाना खाता है और पेट भर के वो वहीं पर रहने लगता है। बट फिर जैसी रात होती है वो नोटिस करता है जितने भी मियरकैट्स है सब भाग के ऊंची जगह पे जाने लगते हैं। नाउ पाए ऑलरेडी एक ऊंची जगह पे चले जाता है, जबकि रिचर्ड पार्कर बोट में जाके बैठ जाता है क्योंकि कुछ तो अजीब हो रहा होता है उस आइलैंड पे। वो आइलैंड नीचे से ग्लो करने लग जाता है और वो जो पानी जो साफ था, जो पीने लायक था, अब वो एसिडिक पानी बनने लग जाता है बिकॉज उसमें जितनी भी मछलियां थी वो मरने लग जाती है। तभी है ना पाए को वहाँ पे एक फ्लावर दिखता है। जब वो फ्लावर को खोलता है तो उसे एक इंसान का दांत दिखता है, जिसे देख के उसे समझ में आ जाता है कि आइलैंड कार्निवरस है। इसीलिए फिर खूब सारा खाना लेके वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ नहीं रहेगा, वरना उसकी हालत भी उस पहले वाले इंसान के जैसे हो जाएगी जो शायद उस आइलैंड पे पहले आया था, जिसके जैसे वो वहीं पे मर भी गया। न पाए चाहता तो शेर को छोड़ के वहां चले जाता, बट उसके दिमाग में एक चीज आती है कि आज वो इतने महीनों से जो जिंदा रह पाया है उसके पीछे कहीं ना कहीं रिचर्ड पार्कर का हाथ है। रिचर्ड पार्कर का डर, उसका कंपेनियनशिप, वो नहीं रहता तो शायद पाए अभी तक जिंदा भी नहीं रहता। बेसिकली एक बॉन्ड बन गया होता है पाए का उस शेर से रिलेटेड। इसीलिए एक विसल बजा के पार्कर को वापस बुलाता है और दोनों फिर निकल जाते हैं। आइलैंड से निकलने के बाद अगेन वही सारी मुश्किलें आती है, कभी तूफान, कभी भूख। बहुत टाइम बाद वो एकदम पतले होकर बेहोशी की हालत में रहता है। घंटों बाद जब पाए की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अब लैंड पे आ चुका है और रिचर्ड पार्कर जो है एकदम कमजोरी की हालत में जंगल की तरफ जाने लगता है। पाए खुशी से बहुत रोने लगता है, बट वो रिचर्ड पार्कर को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, बट रिचर्ड पार्कर उसकी तरफ एक बार नहीं देखता। ना ये चीज पाए को बहुत बुरा फील कराती है।
पाया एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार इतने दिन उन्होंने साथ में वक्त बिताया, तो जाते वक्त वो कुछ तो करेगा, अपनी पूंछ हिलाएगा, उसे आके चाटेगा, कुछ तो करेगा। बट वो टाइगर कुछ नहीं करता है। वो सीधा जंगल की तरफ चले जाता है और मुड़ के एक बार भी नहीं देखता है। ये चीज पाए का दिल तोड़ देती है। वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। और टू बी ऑनेस्ट, ये सीन मैं मूवी में देख रहा था तो मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था। इट्स अ वेरी पावरफुल सीन। फाइनली कुछ लोग पाए को देखते हैं और फौरन उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। 4-5 दिन के रेस्ट के बाद पाए के पास 2 जापानीज ऑफिशियल आते हैं पूछताछ के लिए, क्योंकि बात ये थी कि वो पूरा शिप डूब चुका था और वो जो इंश्योरेंस कंपनी थी, वो इंश्योरेंस कंपनी जानना चाहती थी कि हुआ क्या, सिमसम डूबी कैसे। पाए उन दोनों ऑफिसर्स को अपनी कहानी पूरी सुनाता है, कैसे उसने सरवाइव किया और वो कैसे यहाँ तक पहुंचा, 227 डेज पैसिफिक ओशन में बिताए, वो सारी चीजें उसे बताना स्टार्ट करता है। अपनी बंगाल टाइगर, ज़ीब्रा, हाइना, टाइगर वाली कहानी वो उन्हें एक एक करके सब चीज बताने लगता है। बट जैसे ही वो उसने कहानी बता देता है, जापानीज के ऑफिशियल्स एक दूसरे को देखते हैं और शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम इतने महीने अकेले समंदर में थे, शायद तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। वो बोलता है यही हुआ, जो हुआ था यही हुआ था, मैं तो तुम्हें पूरा बता रहा हूँ। बट वो नहीं मानता है। वो बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसी कहानी बताओ जिस पे मैं बिलीव कर सकूं। ये वाली कहानी बिलीवेबल नहीं है और हमारी कंपनी क्लेम नहीं देगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटर है आप ऐसी कहानी बताओ जिस पे हम बिलीव कर सके, जो मैं कंपनी में सबमिट कर सकूं। तो इसके बाद पाए फाइनली मानता है। वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, एक दूसरी कहानी बताता हूँ। उस रात जब तूफान आया था, जिससे शिप पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उस शिप में सिर्फ 4 लोग बचे थे। मैं, मेरी मम्मी, वो बुद्धिस्ट और वो फ्रेंच कुक। हम 4 लोग ही लाइफ बोट में नीचे आए थे। लाइफ बोट का खाना खत्म होना स्टार्ट हो गया था, तो फ्रेंच कुक जो था, उसे जब भूख लगी तो उसने उस बुद्धिस्ट को मार डाला और उसको ही खाने लग गया। ये चीज देख के जो मेरी माँ थी, उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और हमारे बीच में लड़ाई हो गई। उसने गुस्से में आके मेरी माँ को मार डाला। जब माँ का खून मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पास में ही पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई, फ्रेंचमैन को मार डाला, उसका सर फोड़ दिया। जिसके बाद मैंने उनकी बॉडी के टुकड़े लेके फिश पकड़े। सर्वाइव करने की टेक्निक मैंने उस फ्रेंच कुक से सीखी थी, बट फिर मैंने उसे ही मार डाला। ना ये स्टोरी सुनने के बाद जापानीज ऑफिशियल्स जो थे वो शॉक में आ गए और फिर बिना एक भी सवाल पूछे वो वहां से चले गए। उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आया शायद वो जो बुद्धिस्ट था वो एक्चुअली उसकी कहानी का ज़ेबरा था, जो स्टार्टिंग में बताया था। औरंगेटैन जो था वो उसकी माँ थी। फ्रेंच कुक जो था वो हाइना था और रिचर्ड पार्कर शायद कोई था ही नहीं, वो खुद पाए था। तो कनेडियन राइटर ने जब स्टोरी सुनी तो वो खुद भी एकदम शॉक में आ गया। कनेडियन को भी समझ में नहीं आता है, तो एक काम करता है। वो क्या करता है, वो उस रिपोर्ट को निकालता है जो जापानीज ऑफिशियल ने लिखी होती है, और उसके अंदर का जब वो पढ़ता है तो उसे मालूम पड़ता है जापानीज लोगों ने लिखा होता है अ बॉय हु सर्वाइव्ड 227 डेज विद अ बंगाल टाइगर। जापानीज ऑफिशियल ने भी वो टाइगर वाली स्टोरी को ही असली करार दिया। मैं ये बोलते हुए मुझे थोड़ा इमोशनल फील हो रहा है, बट बात ये ना, रियलिटी इतनी बुरी होती है कि हम एक कहानी क्रिएट कर लेते हैं सच्चाई से भागने के लिए। इस बुक में वैसे तो कई सारे इंटरेस्टिंग लेसन है, बट टू बी ऑनेस्ट जो सबसे पावरफुल लेसन मुझे लगे उसमें से पहला था द पावर ऑफ बिलीव एंड फेथ। पाए इतना सर्वाइव कर पाया क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बिलीव और एक फेथ था कि ऊपर वाला है, इसीलिए ही वो इतने सारे दिन वहां पे सर्वाइव कर पाया। सेकंड, द इंपॉर्टेंस ऑफ एडेप्टेबिलिटी। पाए अपनी जिंदगी जैसे जी रहा था, बट फिर उसने अडेप्ट किया। उसने रिचर्ड पार्कर के साथ जीना रहना सीखा और अडेप्टेबिलिटी ने ही उसे सर्वाइव करने में हेल्प करी। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है द वैल्यू ऑफ स्टोरी टेलिंग। पाए ने जिस तरीके से कहानी सुनाई और जिस तरीके से पूरी कहानी लिखी गई है, इट्स वेरी पावरफुल, जिसमें आपको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे, चैलेंजेस भी मिलेंगे, फेथ भी मिलेगा, विच ऑल टेल्स द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग बहुत ही जबरदस्त है। सो हे गाइज, यही था हमारा लाइफ ऑफ पाए का वीडियो। थोड़ा हमने कुछ अलग किया था, फिक्शन बुक का समरी आज क्रिएट करने की हमने कोशिश करी थी। सो अगर आपको ये वीडियो, ये फॉर्मेट और ऐसा फिक्शन बुक्स में इंटरेस्ट है, फिक्शन बुक्स का अगर आप चाहते हो कि मैं और समरीज क्रिएट करूँ, तो कमेंट करके अपना प्यार जरूर दिखाना, बताना जरूर, ताकि मुझे मालूम पड़े कि हाँ आप लोगों को ऐसे फिक्शन बुक की समरीज चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।